नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल का ये खास कार्यक्रम रूबरू। साथियों, भारत में कोरोना वायरस एक विकराल रूप पिछले साल से ही ले चुका था और इस बार फिर से सेकेंड स्ट्रेन आने की वजह से यह चर्चा में है। आज हमारे साथ एज अ एक्सपर्ट खरे क्लासेस के संचालक मिस्टर सचिन खरे सर मौजूद हैं। सागर शहर में जब भी कोई एमपीपीएससी या यूपीएससी या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहे या सोचता भी है तो उसको खरे क्लासेस के बारे में ज़रूर नॉलेज होगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली हलचल पर। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत प्रभावित किया, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें प्रभावित हो गई हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा ये कहना है कि जैसे पिछले साल किसी को नॉलेज नहीं था एक्चुअल में कि कोरोना वायरस क्या है, किस प्रकार से ये म्यूटेट करता है, या कहना चाहिए कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है लोगों के लिए। तो पिछले साल से लेकर अभी अगर अपन इस साल तक की गतिविधियां देखें तो सभी लोगों ने, खास करके शिक्षण संस्थाओं ने, सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का निर्बाध तरीके से समर्थन किया। हर प्रकार से, चाहे आप कहना चाहिए सोशल वर्क से ले लो या फिर हर एक पहलुओं से सरकार का समर्थन किया है। लेकिन जैसा कि वर्तमान में डॉक्टर्स का कहना है कि ये जाने वाला है नहीं, तो मेरा ये सोचना है कि सरकार को कुछ ऐसा विकल्प निकालना चाहिए कि मैं अकेले एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार से एक व्यापारिक वर्ग से व्यापारिक वर्ग की ओर से बोलना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो सरकार, जैसे शराब की दुकानें हैं, शराब की दुकानें अगर बंद हैं तो उनके लिए आर्थिक जो क्षति हो रही है, ठीक है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार देने को तैयार है। क्या ऐसा ही सरकार आम व्यापारियों के साथ नहीं कर सकती? चलो व्यापार भी छोड़ दो, अब सरकार जो है एजुकेशन सेक्टर को शिफ्ट कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन में। अब मैं आप सभी लोगों से, खास करके अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आप लोग खुद बताइए कि क्या ऑनलाइन शिक्षा कारगर सिद्ध होती है, खास करके कॉम्पिटिटिव फील्ड में? स्कूल कॉलेजेस में अगर अपन देखें तो ये कारगर हो भी सकती है। फिर भी सर, जैसे साइंस के बच्चों की बात करें, विदाउट प्रैक्टिकल वो कुछ नहीं कर सकते। स्कूल कॉलेजेस में भी ये प्रॉब्लम है, और कोचिंग में जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कहीं पर भी जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो शायद मुझे नहीं लगता एक्चुअल में हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि कारगर शिक्षा तो वह है जो गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति में प्राप्त होती है। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है माहौल जी। ऑनलाइन शिक्षा में अब एक स्टूडेंट घर पर बैठा हुआ है, हम यहाँ पे से पढ़ा रहे हैं, अब वो क्या करता है, ये सब बच्चे भी जानते होंगे, अभिभावक भी जानते होंगे, मोबाइल चालू करके छोड़ देता है, अपने काम में लगा हुआ है, आवाज़ आ रही है ठीक है, आ रही नहीं आ रही ठीक है, कोई मतलब नहीं रहता, कहाँ तक कारगर सिद्ध होगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला कंफर्म केस मिला था केरल में जी, है ना। तो उस समय से कैलकुलेट करें आज तक कि अपन पूरी गतिविधि, आज तक क्या सरकार ऐसा रोड मैप तैयार नहीं कर पाई कि साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और ये जो पैंडेमिक है इसे भी कंट्रोल किया जा सके? होता ये है कि जितना भी संसाधन सरकार लॉकडाउन में इन्वेस्ट करती है, वो सारे संसाधनों को इन्वेस्ट करना चाहिए वैक्सीन की सप्लाई में, कि वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। कल ही की न्यूज़ में मैंने देखा था कि महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स ही बंद हो गए, लोगों को बोल दिया गया कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ठीक है, इसकी काला बाजारी रोकी जाए। तो जो कहना चाहिए सरकार के आला अधिकारी लॉकडाउन में या छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उससे अच्छा है वो लोग इस काला बाजारी को रोकें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पिछली बार जिन व्यापारियों ने समर्थन किया था सरकार का, आज उनके खाने के वांदे पड़ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप कोई मध्यम मार्ग निकालें जिसमें आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होती रहें और महामारी भी कंट्रोल होती रहे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कदापि कि छोटे व्यापारियों को आप तोड़ दो,
दूसरी चीज़ है एजुकेशन सेक्टर भी आपको ऑफलाइन माध्यम से संचालन शुरू करना चाहिए। जैसे अगर हम सागर के कोचिंग वाले ही देखें तो 1 अप्रैल को कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए कि कोचिंग में विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, जबकि इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर, जबलपुर हर जगह कोचिंग संचालित है। अगर हम जबकि वहां पर कोरोना सागर से ज्यादा है, वहां पर तो वो तो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। साथ अब इंदौर का ही देख लो आप, 900 के ऊपर मरीज मिल रहे हैं जी। तब भी वहां पर भोपाल में संचालन भी चालू मैं है। देख रहा हूँ अभी हाँ। कि 600-700 से और मरीज क्या, से कम नहीं अब जैसे आपने जिम बंद करवा दी है, जी। ठीक है, लेकिन फिर भी कल जो है जिम के लिए आपने परमिशन दे दी कि भाई 5 लोग जो हैं उनको बुला सकते हो आप। कुछ ऐसी ही परमिशन आप कॉम्पिटिटिव फील्ड की कोचिंग्स को भी दे सकते हो। कारण क्या है, कंपटीशन में सबसे पहले तो ये है कि कोचिंग संस्थानों में बच्चा जो है ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है जी। है ना। अभिभावकों की परमिशन से ही बच्चा आता है और पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख आते हों। बिल्कुल, एटलीस्ट 12वीं पास करके तो बच्चा आता ही है। जी। दूसरी चीज़ है, अधिकांश बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते, उनके लिए क्या सेफ है क्या अनसेफ है वो बच्चा स्वयं जानता है। और दूसरे हम जो कोचिंग संचालक हैं, हम लोग तो इतनी ज़्यादा पाबंदी रखे हुए हैं इस मतलब जैसे सरकार बोलती है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइज़र, इवन पल्स ऑक्सीमीटर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा सख्ती सरकार नहीं कर रही उतनी ज़्यादा सख्ती हम लोग अपने कोचिंग संस्थानों में करे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। वही मैं देख रहा हूँ सर, जैसे कि कभी भी आप भी देख रहे हैं दर्शकों कि कभी भी कोरोना वायरस जैसी कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो सबसे पहले प्रहार होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, हमेशा हो ही रहा है वो। तो आपको क्या लगता है सर कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो आज तक की नहीं उन्होंने, 7 साल में एक बार की थी तब भी उनके अमित शाह जवाब देते रहे, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि सर प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ ऐसे सवाल छोड़कर बात करनी चाहिए कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, इन विषयों पर भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है आज जो वो बंगाल में रैलियाँ करने में लगे हुए हैं? मेरे हिसाब से वास्तविकता में एजुकेशन सेक्टर को बुलंद मतलब कहना चाहिए, मजबूत करना चाहिए जी। इस पूरी पेंडेमिक की सिचुएशन में, क्योंकि आपने ऑनलाइन माध्यम देकर आप भूल गए हो कि एजुकेशन जैसी कोई भी चीज़ होती थी कि नहीं होती थी। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि आपने कम उम्र में बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए। ठीक है, उस समय ये मैंने खुद स्वयं अनुभव किया है कि छोटे बच्चे जिन्हें जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए उन्हें वो बातें ज़्यादा पता चल गई जो उस उम्र में उन्हें पता नहीं होनी चाहिए। जो सोशल डेवलपमेंट सर हमारी एज में हुआ है, लाइक हम बाहर खेलने जाते थे, वो आज मोबाइल में बच्चा एक संकुचित सोच से ग्रसित हो गया है। बिल्कुल ग्रसित हो गया है, मानसिक रूप से जो है वो तनाव लेने लगा जिस उम्र में उसको तनाव होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितना पहले आता था उतना भूल चुका है। हाँ, जो पहले आता था, जो क्लास में जाकर उसको मतलब शिक्षा मिलती थी, वो चीज़ें भूल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि लॉकडाउन अगर तोड़ होता कोरोना वायरस का, तो आप 1 साल से ज़्यादा लॉकडाउन कर चुके, अभी तक खत्म हो जाना था ये। बिल्कुल, लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन है, क्योंकि आदमी अपनी सेफ्टी कर ही सकता है। जैसा कि सर पिछले मार्च 2020 22 मार्च को इन्होंने पहली बार जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, जो अप टू मुझे लगा है जून तक बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। 1 जून से थोड़ा इसमें कुछ छूट दी गई थी। उस 2-3 महीने के दौरान सर जब लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था तब भी केसेस 1 लाख के आसपास पहुंच गए थे, तो मुझे नहीं लगता लॉकडाउन कोई सोल्यूशन है। एक चीज़ और अनुभव करना, जैसे फ्राइडे की शाम को 6 बजे से लॉकडाउन होना था। जी, मैं खुद मार्केट में था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा भीड़ कि जिस सिचुएशन को आप बचाना चाह रहे थे उसमें भीड़ ज़्यादा हो गई। 2 दिन में जितनी भीड़ होती उतनी कुछ घंटों में हो गई थी, जिससे और संक्रमण और फैल गया। और आज कोरोना विस्फोट हो गया, सागर में 95 संक्रमित मिले। बिल्कुल, तो कहीं ना आज तो लॉकडाउन, कल भी लॉकडाउन था, फ्राइडे की शाम से लॉकडाउन था। ठीक है, तो फिर एकदम से आप 95 कहाँ से निकल आए, है ना। तो कौन उत्तरदायी है इसके लिए? वो भीड़ उत्तरदायी थी जो लॉकडाउन के पहले हो गई। सर पिछले वर्ष हमने देखा न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स आए, उनमें एक आर्टिकल
वर्तमान में विपक्ष के राज्यसभा नेता पी चिदम्बरम साहब का भी था। पी चिदम्बरम साहब ने एक जो बात कही, जो आपने अभी रोड मैप की तैयारी की बात कही, उस टाइम पे सर जब हम देखते थे तो कुछ कलर जोन्स बनाए गए थे, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, वो केसेस के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। तो उस टाइम उनने उस पर एक आर्टिकल लिखा था कि जो सरकार की जो ये जोन सिस्टम है वही गलत है, जबकि बनाए जाने चाहिए थे ब्लॉक लेवल पे। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चीज़ बनाई है। यहाँ पर है ना, मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी तो हूँ नहीं जी जी, लेकिन मैंने तैयारी बहुत करी, बच्चों को भी यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी वर्तमान में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती, जैसे आप पहले आपने 60 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीन लगवाई, फिर आप 45 के ऊपर वालों को अभी लगाने लगे हो, तो आप वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों को बुलाते हो, कोई आता है और कोई नहीं आता, जबकि वैक्सीन लगाना तो सभी के लिए अनिवार्य है जी। तो सरकार अपने मतलब कहना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को ये ड्यूटी दे कि आपको वार्ड बाय वार्ड जाकर, घर घर जाकर, जो मतलब ये इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे, ये क्या होती हैं जो निरीक्षण होते थे, हाँ, जो इनकी स्क्रीनिंग करवाते थे, हाँ, बेसिकली वही लोग आकर घर घर आकर वैक्सीन लगवाते हैं। उनके पास तो डेटा पूरा उसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, जैसा कि मैंने सोचा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यदि कोई 2 हेल्थ वर्कर एक घर में जाएंगे, मान ले 2 हेल्थ वर्कर के बिना ये पॉसिबल है भी नहीं, 2 हेल्थ वर्कर यदि एक घर में जाते हैं और मान लीजिए वहाँ सिर्फ 2 लोग ही हैं, तो उनको एक आधा घंटे का समय देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आधा घंटे भी रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा नियुक्त करो ना इस काम के लिए। हाँ, ये बात 2 लोग अगर जा रहे हैं उनकी जगह 4 लोगों को भेजो। जी, भाई आप कोरोना कंट्रोल कर रहे हो, एक्चुअल में आपको भीड़ भाड़ नहीं लगनी, लेकिन वास्तविकता ये है कि वैक्सीन लगवाने के पहले जब पर्ची कटवाई जाती है तो उस काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अरे है ना, वो बात सही है। बैंक जो है, अभी जैसे कुछ समय पहले मैं बैंक गया था, पर ऐसी भीड़ थी, अंदर घुसने में डर लग रहा था। जी सर। तो सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है ना। तो अब जैसे सरकार ने कह दिया, बहुत अच्छा उपाय किया है कि भाई हफ्ते में जो है 5 दिन सरकारी दफ्तर लगेंगे, तो ये सभी वर्गों को कर दो ना भाई। जो प्राइवेट आदमी भी है वो अपने काम धंधे संचालित कर रहा है, जैसे हम कोचिंग चलाते हैं, तो हम लोगों को भी परमिशन होनी चाहिए ना कि भाई 5 दिन जो है आप अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हो। 5 दिन सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए परमिशन है, तो हमको भी परमिशन मिलनी चाहिए। हम लोगों की परमिशन खत्म करके आप सारी आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रहे हो। भाई शिक्षा के लिए आपने कह दिया कि ऑनलाइन चलाओ। आर्थिक गतिविधियों का सवाल आया था, एक इंटरव्यू में देख रहा था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क क्या होता है। जी जी जी। अब समझना आप कि हमारी क्लास में जैसे जगह है कि हम 250-300 बच्चों को बैठा सकते हैं क्लास में, ठीक है। अब पूरी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रख कर हम उस क्लास में, मतलब स्पेस है हमारे पास 250 बच्चों का, हम उस क्लास में 50-60 बच्चे बैठा रहे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी कि नहीं होगी। एक बेंच पे जहाँ 3 बैठ रहे हैं, 3 बैठते थे, वहां पर 1 बैठ रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैठ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे बच्चे मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर लेक्चर के बाद क्लास सैनिटाइज हो रही है, ठीक है। इतना तो कोई चाट पकौड़े की दुकान पर नहीं करता होगा जी। और हम क्लास से ज़्यादा भीड़ तो ऐसी चाय उसकी समोसों की दुकान पर होती है। चाट पकौड़े की दुकान भी पिछले जून में खुल गई थी, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस साल जनवरी में ओपन हुए हैं, दिसंबर जनवरी। ओपन आप नहीं बोल सकते, अगर 2-3 महीने ओपन करके आपने बंद करवा दिया तो उसको ओपन हम बोलेंगे ही नहीं। सबसे लेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन हुए, सबसे जल्दी वही बंद कर, सबसे जल्दी वही बंद, तुरंत बंद होते हैं। सर वही मैं आप जो बोल रहे हैं ना कि भीड़ कोचिंगों में होती है, मैं मान रहा हूँ। और कोचिंगों में पढ़ने कौन आता है? ये आम भीड़ नहीं आती है जो जिसको मतलब ये मालूम ही नहीं कोरोना क्या है। जी जी बिल्कुल। इस फील्ड में जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत कुछ नॉलेज है कोरोना के बारे में, अवेयर हैं, वो अवेयर हैं, हर चीज से अवेयर है। कोरोना कैसे होगा, कैसे स्प्रेड होगा, वो सारी चीजें पढ़े हुए हैं, है ना। तो मेरी दरख्वास्त है ये प्रशासन से कि खासकर कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को परमिशन दी जाए संचालन की। सर वही मैं सोचता हूँ कि हर जगह किसी भी एक छोटा मोटा सेक्टर भी होता है, तो अभी शासन ने जैसे नियम निकाला कि गोले बनाइए आप, ठीक है, वहाँ गोले जरूरी है। अब गोले की वास्तविकता अब आप इससे समझिए कि ऐसे आपने चालान किया छोटे व्यापारियों को क्योंकि उन्होंने गोले नहीं बनाए थे। चालान इसके लिए होना चाहिए था कि भाई गोले तो हैं तुम्हारी दुकान पे, लेकिन क्या तुम्हारे ग्राहक गोलों पे खड़े हैं? उसके लिए चालान और नहीं। रैलियों में गोले क्यों नहीं? रैली ना 1.5 लाख लोग जमा, हम बोल ही इसलिए रहे, हम
कट्टर समर्थक है हम वर्तमान सरकार के। जी। लेकिन जो गुस्सा पनपा है, गुस्सा इस कारण से पनपा है कि बाजू में दमोह में किसी प्रकार की गाइडलाइंस लागू नहीं होती है। बिल्कुल। यहाँ पर सागर और बाकी के 51 जिलों में कोरोना है, सारी चीजें हैं, आदेश आया तो था एक कि सब मतलब जगह है। हाँ, वैमनस्य की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर कि नहीं हो रही है। जहाँ चुनाव है वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तो फिर कोरोना फर्जी है या फिर इसके नियम फर्जी हैं, एक कुछ भी हो सकता है कि या तो कुछ ना कुछ तो इसमें सर, क्योंकि दमोह में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चुनाव स्थगित भी हो सकता है। अब चलो दमोह तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में देख लो, वहाँ क्या तो महाराष्ट्र से कोई ट्रैवल करके तमिलनाडु नहीं गया होगा, केरल नहीं गया होगा, असम नहीं गया होगा, क्या पश्चिम बंगाल नहीं गया होगा? तो क्या मैनिपुलेशन हो रहा है क्या आंकड़ों के साथ? वही सर, समझ में आती है बात यार, अपन भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको लग रहा है अंदर से कि यार आंकड़ों में मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। भले ना हो रहा हो, बट ना हो रहा हो, लेकिन वो ये फैक्चुअल बात हम कर नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में है ये बातें कि कुछ तो मैनिपुलेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, या तो आप स्थिति एकदम होमोजीनियस रखिए, यूनिफॉर्म रखिए, या फिर इतनी मैनिपुलेशन क्यों कि एक जगह कुछ रूल, एक जगह कुछ रूल, एक जगह प्रधानमंत्री खुद घूम रहे हैं, अमित शाह जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, और एक जगह आप कह रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मतलब इतना फिर वही सब चीजें। अब आप इतना सोचिए कि अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, ठीक है, मतलब सरकार सिर्फ यहीं पर दिक्कत नहीं कर रही है, दिक्कत आप शैक्षणिक भर्तियों को भी देखिए जी। जैसे उसके संविदा की वैकेंसी है, ठीक है, उसके रिजल्ट नहीं आए अभी तक, ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए कि अपने ये MPPSC का अगर अपन ले लें तो जैसे 2019 की जो मुख्य परीक्षा है वो आपने भरे कोरोना में कराई कि नहीं कराई, जबकि उस पर 43 याचिकाएं लगी हुई हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश कह चुके हैं कि अगर डिसीजन छात्रों के हक में जाता है, ठीक है, तो वो पूरी परीक्षा निरस्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कराना क्या आवश्यक था? ठीक है, जब पूरी परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित, ठीक है, उसके पहले जो कृषि विस्तार अधिकारी का जो पेपर हुआ था उनके छात्रों ने भी भयंकर हंगामा किया, सरकार ने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि जो युवा है हमारे मध्य प्रदेश का, वो सरकार के अगेंस्ट में जाने लगा है। और सर एज रिलैक्सेशन भी कुछ नहीं बढ़ाया। बिल्कुल। अब मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आपने रिटायरमेंट की एज 62 साल कर दी, ठीक है, तो जो नियुक्ति हो रही है, जब आप मतलब कोई भी कैंडिडेट है, जब उसकी जो एज लिमिट है सारी परीक्षाओं की, वो भी 2 साल बढ़ना चाहिए। 2 साल कोरोना ने भी खा लिए विद्यार्थियों के। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं घर पर पढ़ता रहा विद्यार्थी, तो घर पर नहीं पढ़ाई हुई, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन शिक्षा कंपटीशन की फील्ड में कारगर सिद्ध होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, और वो आपको माहौल जब मिलेगा तभी आपको समझ में आएगा, बिना माहौल के नहीं समझ सकता। घर पर पढ़ने के अगर ऑनलाइन शिक्षा कारगर होती तो ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो कब के खत्म हो गए होते। आप ये यूट्यूब से सारा कुछ, दुनिया भर की ऐप है, हमारी खुद की ऐप है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कहना चाहिए ऐप्स बनी हुई हैं, ठीक है, फिर ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स क्यों चलते? बिल्कुल, है ना। तो विद्यार्थी जो है ये सर घर पर पढ़ने के अलावा एक मुद्दा ये भी है कि जो बच्चा मान लीजिए 26 साल का है, 2 साल उसके कोरोना ने खाया और किसी एग्जाम की ओवर लिमिट या ओवर एज होने की 28 साल उम्र है, वो तो ओवर एज हो गया। बिल्कुल हो गया, वो तो कहीं का बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, एज भी नहीं बढ़ाई। बिल्कुल, वही मेरी दरख्वास्त भी है सरकार से कि अगर कोरोना आपदा से हर एक वर्ग ग्रसित है और आप सिर्फ शराब की दुकान संचालकों को क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो मांग सकते हैं क्षतिपूर्ति आपसे कि भाई हम लोग भी सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप 2 वर्ष की एज लिमिट में हम लोगों को छूट दो जी। जैसे 28 वर्ष किसी परीक्षा की है तो वो अब 30 वर्ष करो अब, क्योंकि हम लोगों के 2 साल खत्म कर दिए हैं कोरोना ने, ठीक है, और उसके पहले भर्तियां भी नहीं आई हैं, ठीक है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो सरकार को जो है इसके प्रति सोचना चाहिए। सर जैसा कि एक इंटरव्यू में हमने देखा था, मनमोहन सिंह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जब 2007 या 9 के आसपास एक आर्थिक मंदी भी, वैश्विक आर्थिक मंदी थी जो, उस पर भारत को क्यों फर्क नहीं पड़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि भारत की इकोनॉमी
दो सेक्टर्स पे चलती है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो रजिस्टर्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड जो छोटे व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं, जो सबसे मेन है बिल्कुल। उन पर भी ध्यान देना हमें जरूरी है। बिल्कुल। जो आज की सरकार में शायद ये 20 लाख करोड़ जैसे पैकेज भी आए, उसका कोई हिसाब ही नहीं रहा सर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये पैरेलल इकोनॉमी है ब्लैक इकोनॉमी की। बिल्कुल। ठीक है। होता क्या है कि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा है जी। और इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है जी। जैसे चाट फुल्की वाले हैं, हाँ। है ना, पान के ठेले वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है। सबसे ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। जी जी। ठीक है। तो इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हम एकदम से लॉकडाउन कर देंगे तो पहले ही ये लोग भुगत चुके हैं। पिछले साल इन लोगों ने बहुत भुगता है। ठीक है। ये लोग इस बार क्या होगा इन लोगों का? बिल्कुल। ठीक है। अब जो जमा पूंजी थी लोगों की वो पिछले बार के खर्चों में निकल गई है। ठीक है। इस बार क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़े मतलब कहना चाहिए कि संशय का विषय है आम जन के सामने। ठीक है। तो कोई ना कोई एक बीच का रास्ता जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है। इकोनॉमी प्रभावित ना हो। इकोनॉमी प्रभावित ना हो। जीडीपी में सबसे ज्यादा फॉल देखा गया है। बिल्कुल। लोग कह देते अब हैं आप कि देखिए कि यहाँ पर दोहरी मार घल रही है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। ठीक है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, सब्जी, खाने हर के चीज़ रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं और इसीलिए समर्थन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो चुनावी रैलियों पर लागू नहीं हो रही हैं। वही सर, जब देखते थे 2014 के पहले के मोदी जी के भाषण, भारत की वर्तमान सरकार के भाषण, चाहे वो कोई भी रहा हो, बोलते थे कि भारत में पेट्रोल कितना कम होना चाहिए क्योंकि ये है। जबकि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट चला गया था $110 पर बैरल। बिल्कुल। जो आज 65 के आसपास है, तब $110 पर बैरल के जब था तब 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज जब 40 तक गया है सर, ये $60-65 पर बैरल के आसपास है, तो पेट्रोल का रेट 100 के पार पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सरकार खुद ही टैक्स ले रही है, इसका तो यही मतलब है। बिल्कुल सर, आप उतने बड़े लेवल पर ना जाएं। जी। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें कि सरकार को जहाँ जहाँ से फ़ायदा है वो सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संचालित हैं। ठीक है। और जहाँ से फ़ायदा नहीं है वो चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो। ठीक है। तो सरकार को मतलब जो अपना रवैया है या कहना चाहिए जो देखने का नज़रिया है वो परिवर्तित करना चाहिए। क्योंकि कल ही मैं कुछ वीडियोस देख रहा था महाराष्ट्र के व्यापारियों के, तो वो लोग नागपुर के वो लोग सामूहिक रूप से ये कह रहे हैं कि भैया कोरोना से तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये जो आर्थिक तंगी से हम गुजरेंगे उससे हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। क्योंकि अब देखिए इतने बड़े बड़े कहना चाहिए व्यापारी वर्ग जो है शोरूम्स लिए हुए हैं, हम लोग खुद हैं, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी जगह लिए हुए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो या तो अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो हम लोगों को भी क्षतिपूर्ति दे। जैसे हमारा ही जो खर्चा है वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये महीने का आता है। खासकर यहाँ अब अगर देखा जाए तो ये लगभग सारी कोचिंग्स की बात है। हर कोचिंग के पास अपना एक स्टाफ होता है, ये हम कोचिंग को पूरा मैनेज करता है हमारी। तो ऐसे मतलब पूरा आश्रित है हम पर। ठीक है। तो अगर चलो हम तो सस्टेन भी कर जाएंगे, लेकिन हम पर जो आश्रित लोग हैं वो लोग कहाँ तक सस्टेन करेंगे? और फिर अगर सरकार को करना है क्षतिपूर्ति देना, तो अगर आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाए तो सारे मतलब आप प्रशासनिक अधिकारियों की सैलरी भी काट कर आम जनता को क्षतिपूर्ति दें। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि लॉकडाउन के जो निर्णय ले लेता है, लॉकडाउन के जो आदेश दे देता है, वो इसलिए तुरंत दे देता है क्योंकि उनको लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो वैसे भी सर्वोपरि है उनको। अगर 9-10 महीने ऐसा हो, आप देखिए 15 दिन अगर किसी अधिकारी की सैलरी रोकी जाती है जो कि बाद में उसको मिल जाती है, उन्हीं में दिक्कत होने लगती है, खबर मीडिया तक पहुंच जाती है ना। अब हाँ बिल्कुल। और आप ये देखिए कि हम जो व्यापारी वर्ग थे, खास करके जो कोचिंग संचालक थे, हम लोग 9 महीने अपने जो पूरे इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद करे हुए रखे रहे। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा हम लोगों को नहीं मिली, जबकि आप शराब की दुकानों को सामाजिक सुरक्षा दे रहे हो। हमसे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है,
उनकी जो एक मतलब कहना चाहिए कंपटीशन की फील्ड में विद्यार्थियों की एक रिदम होती है, उस रिदम के सहारे विद्यार्थी आगे बढ़ता है और वो सिलेक्शन लेता है। वो रिदम टूट जाती है, आप कभी खुलवा रहे हो, कभी बंद करवा रहे हो, फिर खुलवा रहे हो जी। अब क्या है कि सागर से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पलायन हो गया। कारण अब ये सोचो कि सागर में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं कि बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल, पूरा सागर ही एजुकेशन पे चलता है। यूनिवर्सिटी बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, कोचिंग्स बंद। अब इनसे प्रभावित अकेले एजुकेशन सेक्टर नहीं हो रहा है, जितने भी लोग जिनका घर किराए पर चलता था वो भी प्रभावित हैं। छोटे छोटे से जो मैस और भोजनालय खोले थे वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो एक जो सर्कुलेशन बना था ना सागर की अर्थव्यवस्था का, वो तबाह हो चुका है और इसे रीजनरेट करने में साल भर या उससे ज़्यादा का समय लगेगा। तब तक क्या सरकार, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी इनकम से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है जी। सभी के ऊपर लोन्स चल रहे हैं, ठीक है, सभी के ऊपर इनकम टैक्स तो सभी को देना पड़ता, उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जीएसटी में कोई छूट का कोई प्रावधान नहीं है, बस सीधा आदेश आता है कि भाई बंद करो सब। जी। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है कि भाई चलो हमने इनके आय के जो स्रोत हैं वो समाप्त करवा दिए हैं, चलो इनको इस चीज़ में छूट दे दे। वो कोई छूट नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनकम के जो स्रोत हैं वो सरकार बंद करती जा रही है। कई दलीलें सर ऐसी आती हैं, मुझे भारत के समर्थकों पर भी थोड़ा सा लगता है कि आप अंधा समर्थन तो मत करिए। कुछ कुछ बातें ऐसी निकल के आती है कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो क्या हुआ, भारत में जो डेटा होता था जो बहुत पहले सस्ता मिलता था, मतलब महंगा मिलता था, आज सस्ता मिलेगा। तो क्या मैं उन सभी से ऐसा कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों से भी, कि जो ऐसी बातें करते हैं। मैं एक बात बोलूँ, मैं उनमें से एक था। अच्छा। लेकिन जब खुद पर बीती तब समझ में आई। नहीं सर, वही मैं पूछता हूँ कि डेटा आप क्या गाड़ी के टैंक में डलवा सकते हैं? नहीं ना, जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। अब आप देखिए ना, पेट्रोल अकेले बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, दूध सप्लाई वाले के पास भी पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो दूध के रेट बढ़ाएगा। सब्जी वाले के पास होगा। हर पेट्रोल बढ़ने से अकेले आपकी टंकी में पेट्रोल नहीं जाता है, हर व्यापारी के, जब शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो आपकी चीज़ें भी महंगी होंगी। अच्छा, इस पशुपेश में होता क्या है कि जितने बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे निकट भविष्य के एग्जाम्स में, वो इस पूरे दाव पेच में जो है अपनी तैयारियों से चूक जाते हैं। जी सर। क्योंकि आप देखिए ना, मेंटल स्थिति कितनी प्रभावित होती है कि पहले बच्चा जो उसकी एक रिदम बन गई जी, फिर वो घर भाग गया, फिर आपने परमिशन दे दी कि भाई शिक्षण संस्थान खुल सकती हैं, फिर वो आया, तो इसमें रिदम नहीं बन रही है ना बच्चे की। और सर बात यह है कि वो रूम छोड़े तो फिर रूम लेने के लिए, अरे अब बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों ने पिछली बार 6-6, 7-7 महीने का किराया दिया है मकान मालिकों को, किसी ने कमी नहीं करी ना रहते हुए। अब एकदम से आपने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, बहुत से बच्चे तो यहीं पे छूट गए थे। जी जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे ही मौका मिला तो घर चले गए, लेकिन वो रूम एंगेज करे रहे कि भाई पता नहीं कब तक। सरकार ये बताए कि भाई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आपको अपने संस्थान बंद रखने हैं, लेकिन उसके बाद हम बंद नहीं करवाएंगे। तो हम लोग तैयार हैं समर्थन देने के लिए। टाइम लिमिट भी कोई, टाइम लिमिट घोषित करो। आप सीधा लिख दे आगामी आदेश, आगामी आदेश, आगामी आदेश। इससे होता क्या है ना? वही बात है, जैसे मीडिया में सूत्र होते हैं, वही चीज़ है, आगामी आदेश तक। और एक और चीज़ ये हम मीडिया के लिए भी बोलना चाहेंगे कि मीडिया जो है सिर्फ वही चीज़ें दिखाती है जो प्रशासन से संबंधित होती हैं, प्रशासन के अगेंस्ट में कभी कोई चीज़ शो नहीं करना चाहती है। जैसे अब व्यापारी वर्ग है, आप उनसे भी पूछने के लिए जाओ ना कि भाई आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं लॉकडाउन से, है ना? और दूसरा, हाँ, जो होनी चाहिए, दूसरा मैं आम जनता से भी बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग खुलकर बात करो ना चीज़ों के बारे में, आप डरते क्यों हो? आप खुलकर सामने आओ ना। मैं वही देश की जनता से कहना चाहूँगा, स्पेशली सागर की जनता से, कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, ना आपसे बड़ी सरकार है, ना आपसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। आप हैं तो प्रधानमंत्री हैं, आप नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं। तो सरकार का इतना अंधा समर्थन या किसी भी चीज़ का समर्थन ऐसे मत करिए जिससे आपको नुकसान हो और आप ही बाद में उसको कोसे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
तो सभी से मेरी ये दरख्वास्त है। अब एक और चीज़ हम बोलेंगे कि विद्यार्थी जो है, जो हम लोगों के सागर क्षेत्र में जो पढ़ने आ रहे हैं, ये बहुत बड़े घर से नहीं आ रहे हैं जी। ये हमें मालूम है कैसे कैसे ये लोग फीस इकट्ठी करते हैं, कैसे इनके घर से मम्मी पापा जो है वो परमिशन देते हैं कि भाई तुम जाकर पढ़ लो। एक अरमान लेकर विद्यार्थी जो है आता है तैयारी करने के लिए, और इस प्रकार से जब वो घर पर वापस लौटता है ना, हमारे पास कम से कम रोज के 20-25 फ़ोन आते, सर कब से क्लास खुलेगी, कब से क्लास खुलेगी, सर सिलेबस होगा कि नहीं, क्या जवाब दे दो अब आप। ठीक है, अब हमें तो ऐसा लगता है कि यार हम तो बच्चे के जो भी सोच कर आया वो कि हम IAS बनेंगे, IPS डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, उसके अरमानों पे पानी फेर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है ना। बिल्कुल है ना। अब देखो पिछली बार जो बच्चे रह रहे थे 6-6, 7-7 महीने का उन्होंने एक्स्ट्रा किराया दिया है। अब वो लोग कहाँ पर बोलने जाए ये चीज़, किससे बोले, कौन सुनेगा। और ये क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि सरकार ने ये चीज़ स्पष्ट नहीं करी थी कि भाई हम 4 महीने तक लॉकडाउन रखेंगे, कि हम 8 महीने तक लॉकडाउन रखेंगे। ठीक है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है। सर जैसा कि जैसे आपके निजी जीवन के बारे में हम लोग को जितना पता है कि 2014 में आप जब 23-24 वर्ष के थे, तब आपने UPSC और MPPSC का मेंस भी दिया था, निकाला था। उसके बाद कई कारणवश वो आपकी विफलता भी रह सकती है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे सकते थे, उसके बाद आप सागर आ गए। सोचा कि बुंदेलखंड के छात्रों को भी वो सुविधाएं देनी चाहिए जो दिल्ली, इंदौर की कोचिंग में 1-1, 1.5 लाख रुपए में मिलती हैं। मतलब एक फ़कीरी तो है आप में। तो ये फ़कीरी पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि भाई जितना खर्चा है उतना मिल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा जो है जोड़ कर रखना भी दुखदाई होता है। आप तो झोला उठाकर नहीं चल देंगे। नहीं, झोला उठाकर चलने वाली बात है ही नहीं। बात ये है कि जितनी भी जगह मैं रहा हूँ, जैसे दिल्ली में, इंदौर में, लेकिन सागर में जब बच्चे को पढ़ाया पहली बार, तो मुझे मतलब एक इंस्पिरेशन मिला कि मतलब इतनी कहना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों से निकलकर बच्चा आया और ईमानदारी से उसने मेहनत करी। ठीक है, और उसने जो भी उसका लक्ष्य उसने पाया। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे है ना बाहर के छात्रों में उतनी नहीं मिली, जो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ के बच्चे में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा, तो बहुत मज़ा आती है मतलब हमारे क्षेत्र के बच्चे को पढ़ाने में, क्योंकि जैसा बोलो आप वैसा वो करके आता है, बिल्कुल प्लान तरीके का वो रहता है। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि ये लोग कितनी भी मेहनत कर लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं सोचते कि भाई इतना समय हो गया पढ़ते हुए, अब नहीं पढ़ना है। वही हम देखते हैं हर बार MPPSC का जब भी इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, उसकी टॉप 10 लिस्ट में आपको 2 से 3 बच्चे सागर के मिलेंगे। सागर के हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो सर मैं आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल सर से पूछना चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आप आगे कैसे देखते हैं। देखो, मैं ये चीज़ इस बात का जवाब पहले दे चुका हूँ कि देखो स्वास्थ्य जो है ये तो प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा जो आपने द्वितीय क्षेत्र में आप डाल रहे थे उसको भी प्राथमिक क्षेत्र में डालना चाहिए, क्योंकि इससे है ना पीढ़ी का ही सर्वनाश हो जाता है। जैसे अब आप ये देखो, जो भी व्यक्ति जो है इस कोरोना काल से गुजरा है, आपने उसको जनरल प्रमोशन दिया है। अब जनरल प्रमोशन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कभी 60% नहीं आए उनके जीवन भर, उनके 78-80% आए हैं। तो आपने एक्चुअल में क्या ज्ञान हुआ उस व्यक्ति को? जनरली आपने एक स्लो पॉइजन दे दी। ठीक है, तो जो अब एटलीस्ट मतलब अब जैसे कल ही मैंने किसी एक नेता का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ये बोला कि शिक्षा का मतलब बस होता है एक्सपोजर। अच्छा। हाँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करो सब एक जैसा, बस मेन चीज़ होती है एक्सपोजर। तो फिर क्यों आती है? आप खुद ही ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हो। ऑनलाइन शिक्षा में क्या एक्सपोजर होगा ये बताओ आप। बिल्कुल सही। वहाँ पर क्या एक्सपोजर होगा? चिंतनीय सवाल, विचारणीय सवाल है कि जब एक्सपोजर होता है तो फिर ऑनलाइन में भी एक्सपोजर है या नहीं, आप ही बताइए। ठीक है, तो वही मेरा ये कहना है कि अब तो जैसे मोदी जी के नारे होते ना कि जो भी मतलब वो नारे देते, तो मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। बिल्कुल। स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और व्यापार भी, तभी अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ।
ना मैं सरकार से कोई मेरी जाती दुश्मनी है, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हक के लिए बात करना किसी सरकार का विरोध नहीं है, जो तो अपना हक है जो वही चीज़ें आप लोग अपने लिए लागू करते हो वो हम लोगों के लिए भी लागू होती हैं। वो जैसे आप किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हो, हम लोग फॉलो करने को तैयार हैं। जी ठीक है, आप वहाँ पर कोई कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे जहाँ पर चुनाव है, हम लोग तो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ना हर चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ मेरा ये कहना है कि शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएं। ठीक है, ये मेरा आग्रह है सरकार से। और आप एसओपी तो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आप बार बार आकर इंस्पेक्शन करो हमारे संस्था का, जैसे आप सिटी में घूमते हो, आप कोचिंग में आकर इंस्पेक्शन करो, कभी भी आप कभी भी कर दो। आपको अगर ज़रा सी भी चूक मिले आप हम पर कार्रवाई कर दो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा ना करो कि आप शैक्षणिक संस्थान बंद करते ही टोटली बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ खरे क्लासेस के संचालक सचिन खरे सर। जैसी जैसी बातें हुई एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चुनाव को लेकर, आपका भी मत ज़रूरी है। कृपया अपने अपने मत इस वीडियो पर ज़रूर रखिए और बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद।